Welcome students to this high-yield revision masterclass explainer. यूपीएससी और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए ये एक स्ट्रिक्ट बायलिंगुअल विश्लेषण होगा। यहाँ हर एक पॉइंट को पहले इंग्लिश में पढ़ा जाएगा और उसके तुरंत बाद सिंपल हिंदी में समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोर कॉन्सेप्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे कोर कॉन्सेप्ट्स पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। यहां ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल मतलब समझेंगे। डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, अ बॉडी विद इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स शेयरिंग कॉमन लाइफ। ऑर्गेनाइजेशन शब्द ऑर्गेनिज्म से आया है, जिसका मतलब है एक ऐसी बॉडी जिसके अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक ही लाइफ शेयर करते हैं। मूनी, फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। मूनी के अनुसार किसी भी आम उद्देश्य यानी कॉमन पर्पस को पाने के लिए बनाए गए ह्यूमन एसोसिएशन को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बार्नार्ड, अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ फोर्सेस ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। बार्नार्ड कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जानबूझकर अपनी एक्टिविटीज को मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं इसके मेन फीचर्स पर। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर डिफाइंड गोल्स। पहला है उद्देश्य। किसी भी संस्था के गोल्स बिल्कुल साफ और क्लियर होने चाहिए। दूसरा है काम का बंटवारा। स्पेशलाइजेशन लाने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। तीसरा है संसाधनों का बंटवारा, जहां इंसान, सामान और पैसों को सही ढंग से बांटा जाता है। चौथा है तालमेल या कोऑर्डिनेशन, यानी अलग अलग कामों को एक साथ ठीक से जोड़ना। और पांचवा है हायरार्की। यहां अथॉरिटी का एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है कि कौन किसका बॉस है। चलिए अब इन दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हर डायमेंशन को एक एक करके पढ़ा जाएगा। डायमेंशन, ओरिजिन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड डिलिबरेटली। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली। ओरिजिन यानी शुरुआत। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जानबूझकर बनाया जाता है, जबकि इनफॉर्मल अपने आप बन जाता है। डायमेंशन, फोकस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, ड्यूटीज, स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरपर्सनल रिलेशंस, सोशल नीड्स। फोकस की बात करें तो फॉर्मल का पूरा फोकस नियम, ड्यूटीज और स्ट्रक्चर पर होता है। इनफॉर्मल का फोकस आपसी रिश्तों और सोशल नीड्स पर होता है। डायमेंशन, अथॉरिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पोजिशनल, टॉप डाउन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल, बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस/लाइकेबिलिटी। अथॉरिटी या अधिकार। फॉर्मल में अथॉरिटी कुर्सी या पोजीशन से आती है, ऊपर से नीचे की तरफ। इनफॉर्मल में ये पर्सनल होती है, यानी लोग कितना पसंद करते हैं उस पर निर्भर करता है। डायमेंशन, कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल चैनल्स, स्केलर चेन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रेपवाइन, अनस्ट्रक्चर्ड। कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मल में ऑफिशियल चैनल्स यूज होते हैं, जैसे स्केलर चेन। इनफॉर्मल में ग्रेपवाइन यानी आम बातचीत होती है, जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। डायमेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड एंड स्टेबल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हाईली फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत रिजिड और स्टेबल होता है, जबकि इनफॉर्मल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इसे ध्यान से सुनिए। एग्जाम टिप: चेस्टर बर्नार्ड stressed that informal organizations are absolutely necessary for the operation of formal organizations. चेस्टर बर्नार्ड ने इस बात पर जोर दिया था कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से चलने के लिए उसके अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का होना बिल्कुल जरूरी है। अब हम थियरीज के डेवलपमेंट को समझेंगे। द एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। देखते हैं कि विचारधारा वक्त के साथ कैसे बदली। पहला फेज, क्लासिकल थियरी। फोकस, द मशीन, एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर, रूल्स। व्यू ऑफ वर्कर, इकोनॉमिक मैन। की थिंकर्स, टेलर, फेयोल, वेबर। क्लासिकल थियरी का पूरा फोकस मशीन पर था, यानी उन्हें बस एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर और रूल से मतलब था। इनका मानना था कि वर्कर एक इकोनॉमिक मैन है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। इसके मेन थिंकर्स टेलर, फेयोल और वेबर हैं। दूसरा फेज, नियो क्लासिकल थियरी। फोकस, द ह्यूमन, सोशल डायनामिक्स, साइकोलॉजी। व्यू ऑफ वर्कर, सोशल मैन। की थिंकर्स, मेयो, बार्नार्ड, साइमन। इसके बाद नियो क्लासिकल थियरी आई, जिसमें फोकस मशीन से हटकर ह्यूमन यानी इंसान पर शिफ्ट हुआ और उनकी साइकोलॉजी पर ध्यान दिया गया। वर्कर को अब एक सोशल मैन माना गया जिसके सोशल नीड्स होते हैं। इसके थिंकर्स मेयो, बार्नार्ड और साइमन हैं। तीसरा फेज, मॉडर्न थियरी। फोकस, द सिस्टम, एनवायरनमेंट, एडेप्टेशन, कॉम्प्लेक्सिटी। व्यू ऑफ वर्कर, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्प्लेक्स मैन। की थियरीज, सिस्टम्स अप्रोच, कंटिंजेंसी थियरी। और आखिर में आती है मॉडर्न थियरी, जिसका फोकस सिस्टम पर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बाहरी एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्ट करता है। इसमें वर्कर को एक कॉम्प्लेक्स मैन माना गया। इसके अंदर सिस्टम्स अप्रोच और कंटिंजेंसी थियरी आती हैं। आइए पहली क्लासिकल थियरी को देखते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। F.W. टेलर,
फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है। की पब्लिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। इनकी सबसे ज़रूरी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साल 1911 में पब्लिश हुई थी। इनके 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। 1. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, प्रिसाइज मेजरमेंट। पहला, अंदाजे से नहीं बल्कि साइंस का यूज करके हर चीज की प्रिसाइज मेजरमेंट होनी चाहिए। 2. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, आपस में हार्मनी यानी तालमेल होना चाहिए, झगड़ा नहीं। 3. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, मिलजुल कर कोऑपरेशन से काम करना चाहिए, अकेले अकेले नहीं, जिम्मेदारी बराबर बंटनी चाहिए। 4. मैक्सिमम आउटपुट, डेवलपिंग वर्कर एफिशिएंसी। और चौथा, मैक्सिमम आउटपुट निकालना ताकि वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ सके। मेंटल रेवोल्यूशन, अ कंप्लीट एटीट्यूड चेंज इन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स म्यूचुअल कोऑपरेशन रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट टेलर ने दिया था। इसका मतलब है वर्कर्स और मैनेजमेंट की सोच में पूरी तरह से बदलाव, जिससे वो एक दूसरे से लड़ने के बजाय आपस में कोऑपरेशन करें। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इस थियरी का विरोध भी हुआ था। क्रिटिक, मैकेनिस्टिक एंड एक्सप्लॉयटेटिव, ट्रीट्स वर्कर्स एज कॉग्स इन अ मशीन, अपोज्ड बाय ट्रेड यूनियंस। इस थियरी की काफी आलोचना हुई क्योंकि ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थी और वर्कर्स को बस एक मशीन का पुर्जा मानती थी, जिसका ट्रेड यूनियंस ने खिलाफ जाकर विरोध किया। अगली क्लासिकल थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। हेनरी फेयोल, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, लुक्ड एट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम द टॉप डाउन। हेनरी फेयोल को जनरल मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग नजरिए से देखा, यानी टॉप डाउन अप्रोच से, ऊपर से नीचे की तरफ। POCC फ्रेमवर्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। फेयोल का POCC फ्रेमवर्क एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, C से कमांडिंग, अगले C से कोऑर्डिनेटिंग और आखिरी C से कंट्रोलिंग। अब फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स लिस्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1. डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। 2. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी। 3. डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखना। 4. यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस, एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए। 5. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान, पूरे ग्रुप के लिए एक ही प्लान होना चाहिए। 6. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने पर्सनल फायदे से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को देखना। 7. रेम्यूनरेशन, सही और फेयर वेतन देना। 8. सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन लेने की पावर का सही केंद्रीकरण। 9. स्केलर चेन, अधिकारियों की ऊपर से नीचे तक एक कड़ी। 10. ऑर्डर, हर चीज और हर इंसान की एक सही जगह। 11. इक्विटी, सबके साथ बराबरी और न्याय का व्यवहार। 12. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, नौकरी की सुरक्षा और स्टेबिलिटी। 13. इनिशिएटिव, नए आइडियाज के लिए पहल करना। 14. एस्प्री द को, टीम स्पिरिट, मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करना। चलिए अब इन 2 बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को समझते हैं, फेयोल स्केलर चेन एंड द गैंगप्लैंक। कॉन्सेप्ट 1, द स्केलर चेन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रिक्ट अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, essential for order but notoriously slow for horizontal communication. स्केलर चेन का मतलब है टॉप से बॉटम तक अथॉरिटी की एक ऐसी कड़ी जो टूट नहीं सकती। इस पहले डायग्राम में देखिए, ए सबसे ऊपर है और अथॉरिटी F और P तक जा रही है। ये ऑर्डर बनाए रखने के लिए तो ठीक है, पर इसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता है। कॉन्सेप्ट 2, द गैंगप्लैंक। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इसे बिल्कुल मार्क कर लीजिए। एग्जाम कीवर्ड, a mechanism invented by Fayol to allow lateral communication in emergencies, preventing bureaucratic delay while maintaining ultimate superior awareness. गैंगप्लैंक फायोल द्वारा बनाया गया एक तरीका था जिसमें डायग्राम के अनुसार F और P इमरजेंसी की स्थिति में डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसे ब्यूरोक्रेसी की देरी से बचा जा सकता है, पर इसमें बॉस को इन्फॉर्म रखना जरूरी होता है। अब तीसरी क्लासिकल थियरी देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक थियरी। मैक्स वेबर sought the most rational, predictable form of organization. ब्यूरोक्रेटिक थियरी मैक्स वेबर ने दी थी। उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तलाश की जो सबसे ज्यादा तार्किक यानी रैशनल हो और जिसके बारे में पहले से अनुमान यानी प्रिडिक्टेबल लगाया जा सके। कोर फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम हमेशा लिखित होने चाहिए। स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, अधिकार की एक सख्त हायरार्की होनी चाहिए। इम्पर्सनैलिटी, नो पर्सनल बायस, किसी भी तरह का पर्सनल भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब रूल से चलें। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, लोगों का चुनाव उनकी काबिलियत के आधार पर होना चाहिए। वेबर्स 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, इन्हें ध्यान से देखिए। ट्रेडिशनल, कस्टम, मोनार्की, ये अथॉरिटी परंपरा और रिवाजों पर आधारित होती है, जैसे राजा महाराजा। कैरिज्मेटिक, पर्सनल डिवोशन, ये किसी नेता की पर्सनल अपील या डिवोशन पर आधारित होती है। लीगल रैशनल, बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक रूल्स, ऑफिस, द बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी,
ये नियम और ऑफिस पर आधारित होती है और यही ब्यूरोक्रेसी का मेन बेस है। क्रिटिसिज्म्स, एग्जाम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। इसके क्रिटिसिज्म्स एग्जाम के लिए क्रूशल हैं। रेड टेप, ऑब्सेशन विद रूल्स कॉजेज डिलेज। नियमों से इतना लगाव कि काम में बहुत देरी होती है। गोल डिस्प्लेसमेंट, रूल्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट दैन द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। मर्टन ने कहा कि नियम इतने जरूरी बन जाते हैं कि असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। आयरन केज, ट्रैप्स इंडिविजुअल्स इन हाईली रैशनलाइज्ड सोललेस सिस्टम्स। इंसान एक बिना आत्मा वाले सिस्टम में पिंजरे की तरह फंस जाता है। अब हम नियो क्लासिकल एरा में आते हैं। द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, द शिफ्ट रिएक्शन टू मैकेनिस्टिक क्लासिकल थियोरी, शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर टू द ह्यूमन एलिमेंट। ये फेज क्लासिकल थियोरी के खिलाफ एक रिएक्शन था। यहां शिफ्ट स्ट्रक्चर से ह्यूमन एलिमेंट यानी इंसान पर हुआ। द थिंकर एल्टन मेयो, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। एल्टन मेयो, जिन्हें ह्यूमन रिलेशंस का पिता कहा जाता है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 1. Illumination experiments, 1924-27. Tested lighting. Result: productivity increased regardless of lighting due to observation. पहले एक्सपेरिमेंट में लाइट के असर को टेस्ट किया, पर रिजल्ट ये आया कि लाइट कम हो या ज्यादा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्योंकि वर्कर्स को लग रहा था कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। 2. Relay assembly test room. Tested rest pauses. Result: social relationships determined output. दूसरे में रेस्ट पॉजेस का टेस्ट किया, पता चला कि आपसी रिश्ते तय करते हैं कि कितना काम होगा। 3. मास इंटरव्यूइंग, एक्सप्लोर्ड एटीट्यूड्स। रिजल्ट: इमोशनल फैक्टर्स ट्रम्प ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। तीसरे में लोगों के एटीट्यूड को समझने की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि इंसान की फीलिंग्स फैक्ट से ज्यादा मायने रखती हैं। 4. बैंक वायरिंग रूम, ग्रुप डायनामिक्स। रिजल्ट: इनफॉर्मल ग्रुप्स डिक्टेट प्रोडक्शन नॉर्म्स, पनिशिंग द रेट बस्टर। चौथे में ग्रुप के बिहेवियर को देखा, पता चला कि वर्कर ग्रुप्स खुद तय करते हैं कितना काम करना है और जो ज्यादा काम करता है उसे ग्रुप सजा देता है। कोर फाइंडिंग, द हॉथॉर्न इफेक्ट, वर्कर्स परफॉर्म बेटर व्हेन दे फील मैनेजमेंट इज पेइंग अटेंशन टू देम। तो इसका सबसे बड़ा कोर फाइंडिंग, द हॉथॉर्न इफेक्ट, ये है कि वर्कर्स तब ज्यादा अच्छा काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट उनकी तरफ ध्यान दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहेवियरल अप्रोच, बार्नार्ड एंड साइमन। इस अप्रोच में 2 मेन थिंकर्स हैं। पहले हैं चेस्टर बार्नार्ड। फोकस, कोऑपरेटिव सिस्टम्स, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बार्नार्ड का पूरा फोकस कोऑपरेटिव सिस्टम्स पर था। कंट्रीब्यूशन, सैटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम, वर्कर्स कंट्रीब्यूट इफ सैटिस्फैक्शन आउटवेज द बर्डन। इन्होंने एक थियोरी दी जिसका मतलब है कि एक वर्कर तभी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देगा जब उसे मिलने वाली सैटिस्फैक्शन उसके काम के बोझ से ज्यादा होगी। जोन ऑफ इंडिफरेंस, orders are accepted without question if they fall within this psychological zone. बार्नार्ड ने जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल जगह है जहां वर्कर अपने बॉस का ऑर्डर बिना कोई सवाल किए चुपचाप मान लेता है। दूसरे थिंकर हैं हर्बर्ट साइमन। फोकस, डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। साइमन का फोकस डिसीजन मेकिंग पर था। बाउंडेड रैशनैलिटी, ह्यूमंस कैनॉट नो एवरीथिंग, रैशनैलिटी इज ऑलवेज लिमिटेड। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब है कि इंसान का दिमाग सब कुछ नहीं जान सकता, इसलिए फैसले लेने की तार्किक क्षमता हमेशा लिमिटेड होती है। सैटिस्फाइसिंग, पीपल लुक फॉर गुड इनफ डिसीजंस, नॉट ऑप्टिमल वंस। लोग सबसे बेस्ट यानी ऑप्टिमल डिसीजन नहीं ढूंढते, बल्कि वैसा डिसीजन ढूंढते हैं जो बस ठीक हो यानी गुड इनफ हो। यही सैटिस्फाइसिंग है। डायग्राम में क्लियर देखा जा सकता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का डिसीजनल एनवायरनमेंट कई सारे फैक्टर्स जैसे टाइम, कॉस्ट और पर्सनल फैक्टर्स से घिरा होता है, जिससे वो सैटिस्फाइसिंग डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की। Emerged post WW2 views organizations as open systems interacting with external environments, multidisciplinary, empirical and highly adaptive. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉडर्न थ्योरी आई। ये ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम मानती है, यानी ऐसी संस्था जो अपने आसपास के माहौल के साथ लगातार इंटरैक्ट करती है। डायग्राम में इस ओपन सिस्टम को देखिए। एनवायरनमेंट से इनपुट आता है, फिर उसका प्रोसेस या थ्रूपुट होता है, उसके बाद आउटपुट एनवायरनमेंट में वापस जाता है और वहां से फीडबैक लूप बनकर वापस आता है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। कंटिंजेंसी, सिचुएशनल थ्योरी। There is no one best way. Structural design depends upon specific environmental situations. Contingency theory को situational theory भी कहते हैं। ये कहती है कि काम करने का कोई एक बेस्ट तरीका नहीं होता। स्ट्रक्चर कैसा होगा ये प्योरली सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इक्वेशन, इफ सिचुएशन देन एक्शन। इसकी एक सिंपल इक्वेशन है
कि अगर सिचुएशन ऐसी है तो एक्शन वैसा होगा। सेक्शन 2 कोर प्रिंसिपल्स एंड फाइनल रिवीजन। अब हम इस एक्सप्लेनर के सेक्शन 2 में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जाएगी और आखिर में सभी कॉन्सेप्ट्स का एक साथ फाइनल रिवीजन होगा। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। What are principles? The established working rules and structural mechanisms that ensure an organization functions smoothly and efficiently. Principles आखिर होते क्या हैं? ये वो नियम और स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एंश्योर करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना रुके, efficiently और आसानी से चल सके। इन गियर्स को देखिए जो दिखाते हैं कि ये 6 प्रिंसिपल्स एक साथ कैसे जुड़े हैं। हायरार्की, द वर्टिकल स्ट्रक्चर, ऊपर से नीचे का स्ट्रक्चर। यूनिटी ऑफ कमांड, द फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर किस बॉस से आएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल, द सुपरवाइजरी लिमिट, एक बॉस कितने लोगों को देखेगा। डेलीगेशन एंड अथॉरिटी, द ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर किसको दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन, द सिंक्रोनस इंटीग्रेशन, सबके बीच तालमेल कैसे बैठेगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, द लोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने की ताकत किसके पास होगी। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में देखें। 1. हायरार्की, स्केलर प्रोसेस, द वर्टिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे का स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस, इसमें बॉस और उसके सबऑर्डिनेट्स का रिलेशन होता है। प्रो, इंश्योर्स क्लियर अकाउंटेबिलिटी, इसका फायदा यह है कि इसमें साफ पता होता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। कॉन, कॉजेज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, पर इसका नुकसान यह है कि इसमें फाइल आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगता है जिसे रेड टेप कहते हैं। 2. Unity of command. An employee must receive orders from only one superior. एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए। Purpose: prevents dual subordination, confusion and evasion of responsibility. इसका मकसद है ताकि कोई एम्प्लॉय ये बहाना ना बना सके कि किस बॉस की बात सुनी जाए और कंफ्यूजन ना हो। 3. Span of control. The number of subordinates a manager can effectively supervise. एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को ठीक से काम सिखा और समझा सकता है, वही उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इसे ध्यान से नोट करें। ग्रेक्यूनस फॉर्मूला proposed a mathematical formula showing how cross relationships increase exponentially with each added subordinate, proving the need for a narrow span. ग्रेक्यूनस ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया जो साबित करता है कि जैसे जैसे एक नया सबऑर्डिनेट ऐड होता है, क्रॉस रिलेशनशिप्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए हमेशा नैरो स्पैन यानी कम लोगों की जरूरत होती है। अगले 3 प्रिंसिपल्स देखते हैं। पहला, डेलीगेशन, ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ वर्क बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। डेलीगेशन में बॉस अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा नीचे अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। काम तो नीचे चला जाता है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो आखिरी जिम्मेदारी बॉस की ही रहती है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन, द सिंक्रोनस इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कॉमन गोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ इस तरह जोड़ना कि एक आम गोल पूरा हो सके। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, एग्जाम हाईलाइट, डिस्क्राइब बाय मूनी एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मूनी ने कोऑर्डिनेशन को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला नियम कहा था। तीसरा, अथॉरिटी, द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर, द लेजिटिमेट राइट टू कमांड। अथॉरिटी सबसे बड़ी पावर है जिससे आदेश देने का लेजिट हक मिलता है। वेबर, पोजिशनल, रिजाइड्स इन द चेयर। वेबर मानते थे कि अथॉरिटी पोजीशन यानी कुर्सी में होती है, जबकि बर्नार्ड कहते थे कि अथॉरिटी तब तक अधूरी है जब तक सबऑर्डिनेट बात मानने के लिए राजी ना हो। अब एक बहुत कॉमन डिबेट पर आते हैं, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द टॉप। जब सब डिसीजन लेने की ताकत सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास हो तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, सिस्टमैटिक डेलीगेशन टू लोअर लेवल्स। जब वही ताकत नीचे के लेवल्स को बांट दी जाए तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। टेबल में इनका अंतर लाइन बाय लाइन देखते हैं। डायमेंशन, डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन, retained at top level. Decentralization, shared with local/lower levels. Centralization में डिसीजन टॉप पर लिए जाते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे लेवल्स को भी हक होता है। डायमेंशन, स्पीड। सेंट्रलाइजेशन, स्लो, ब्यूरोक्रेटिक डिले। डिसेंट्रलाइजेशन, फास्ट, लोकल कॉन्टेक्सचुअल डिसीजंस। स्पीड की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन स्लो होती है ब्यूरोक्रेसी की वजह से, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन फास्ट होती है। डायमेंशन, सूटेबिलिटी। सेंट्रलाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस और इमरजेंसीज। डिसेंट्रलाइजेशन,
लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस। सेंट्रलाइजेशन छोटी कंपनीज या इमरजेंसी की स्थिति में ठीक है, बड़ी और कॉम्प्लेक्स कंपनीज के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। डायमेंशन स्टाफ मोटिवेशन। सेंट्रलाइजेशन लो, सबऑर्डिनेट्स एक्ट एज मैसेंजर्स। डिसेंट्रलाइजेशन हाई, एम्पावर्स एंड डेवलप स्टाफ। सेंट्रलाइजेशन में स्टाफ मोटिवेशन लो होता है क्योंकि वो सिर्फ मैसेंजर होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में उन्हें पावर मिलती है, इसलिए मोटिवेशन हाई रहती है। डायमेंशन यूनिफॉर्मिटी। सेंट्रलाइजेशन हाई यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन स्लैश पॉलिसी। डिसेंट्रलाइजेशन रिस्क ऑफ वेरिड फ्रैगमेंटेड पॉलिसीज। सेंट्रलाइजेशन से सब जगह एक ही पॉलिसी लागू होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में रिस्क होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग नियम बना लें। कुछ और क्रूशल कंसेप्ट्स हैं, इन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। 1. Discipline involves obedience, application, and respect for authority. According to Fayol, it requires good supervision at all levels and fair agreements. Discipline का मतलब है बॉस की बात मानना, मेहनत करना और रिस्पेक्ट करना। फेयोल के हिसाब से इसके लिए अच्छी निगरानी और फेयर अग्रीमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। 2. Specialization, division of labor. Assigning specific tasks to specific individuals based on skill. Pro, increases output and efficiency. Con, can lead to worker monotony and alienation, a heavy critique by Argyris and Marx. Specialization का मतलब है कि जिसका जो हुनर है उसे वही काम देना। इसका फायदा यह है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, पर इसका नेगेटिव पॉइंट यह है कि लगातार एक ही काम करके वर्कर बोर हो जाता है और एलियनेशन महसूस करता है, जिसकी आर्जिरस और मार्क्स ने बहुत आलोचना की थी। 3. Flexibility, the modern imperative, the ability of the organization to adjust to changing environmental contingencies. Modern dynamic environments require organic structures, moving away from rigid, classical bureaucracies. Flexibility आज की ज़रूरत है। इसका मतलब है सिचुएशन के हिसाब से बदलना। आज के डायनामिक माहौल में रिजिड ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं चला जा सकता। इसके लिए एक ऑर्गेनिक और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर चाहिए। अब आते हैं एग्जाम के सबसे फेवरेट टॉपिक पर, The Core Executive Functions, POSDCORB. The thinkers, Luther Gulick and Lyndall Urwick. The concept represents the core functional daily duties of the Chief Executive. POSDCORB acronym Luther Gulick और Lyndall Urwick ने बनाया था। ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव के रोजाना के कामों को दर्शाता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। P, Planning, working out broad outlines of things that need to be done. P से है प्लानिंग, यानी आगे क्या करना है उसका एक आउटलाइन तैयार करना। O, Organizing, establishing the formal structure of authority. O से Organizing, यानी अथॉरिटी का एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर बनाना। S, Staffing, recruiting, training and maintaining favorable work conditions. S से Staffing, जिसमें लोगों की भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग देना आता है। D, Directing, making decisions and embodying them in orders. D से Directing, यानी फैसले लेना और उन्हें इंस्ट्रक्शंस के रूप में देना। C, O, Coordinating, interrelating the various parts of the work. CO एक साथ है, जिसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, काम के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम। R, रिपोर्टिंग, कीपिंग सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इन्फॉर्म्ड थ्रू रिकॉर्ड्स। R से रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्ट्स के जरिए अपने से ऊपर और नीचे वालों को इन्फॉर्म रखना। B, बजटिंग, फिस्कल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। और आखिरी B से बजटिंग, यानी पैसे का हिसाब किताब और कंट्रोल रखना। द ग्रैंड सिंथेसिस ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज कंपेयर्ड। ये हाई यील्ड एग्जाम सिंथेसिस सभी थ्योरीज का कंपैरिजन करती है। इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। डायमेंशन, कोर फोकस, क्लासिकल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी, नियो क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशंस, मॉडर्न थ्योरी, सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। कोर फोकस की बात करें तो क्लासिकल स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी देखती थी, नियो क्लासिकल ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करती थी और मॉडर्न थ्योरी सिस्टम और एनवायरनमेंट को साथ देखती है। डायमेंशन, व्यू ऑफ वर्कर, क्लासिकल इकोनॉमिक मैन, नियो क्लासिकल सोशल मैन, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। वर्कर को क्लासिकल ने इकोनॉमिक मैन माना जो पैसे से चलता है, नियो क्लासिकल ने सोशल मैन माना और मॉडर्न ने एक कॉम्प्लेक्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मैन माना। डायमेंशन, डिजाइन स्ट्रक्चर, क्लासिकल रिजिड एंड मैकेनिस्टिक, नियो क्लासिकल इनफॉर्मल सोशल इंटीग्रेशन, मॉडर्न ऑर्गेनिक एंड फ्लेक्सिबल। क्लासिकल का स्ट्रक्चर मशीन जैसा रिजिड था, नियो क्लासिकल में इनफॉर्मल बातों को जगह मिली और मॉडर्न पूरी तरह से फ्लेक्सिबल और ऑर्गेनिक है। डायमेंशन, एनवायरनमेंट, क्लासिकल क्लोज सिस्टम इग्नोर्स आउटसाइड, नियो क्लासिकल क्लोज सिस्टम, मॉडर्न ओपन सिस्टम हाईली इंटरैक्टिव। क्लासिकल और नियो क्लासिकल दोनों क्लोज सिस्टम थे जो बाहर की दुनिया को इग्नोर करते थे, लेकिन मॉडर्न एक ओपन सिस्टम है जो एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। डायमेंशन, की थिंकर्स, क्लासिकल टेलर, फेयोल, वेबर, नियो क्लासिकल मायो, रॉथलिसबर्गर, बर्नार्ड, मॉडर्न साइमन, सिस्टम्स स्लैश कंटिंजेंसी थ्योरिस्ट्स। क्लासिकल के की थिंकर्स टेलर, फेयोल और वेबर हैं,
नियोक्लासिकल के मायो और बर्नार्ड हैं। चलिए अब थिंकर्स और उनके कॉन्सेप्ट्स की एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि एग्जाम में याद रहे। क्विक रिवीजन, थिंकर्स एंड कोर कॉन्सेप्ट्स। F.W. टेलर, मेंटल रेवोल्यूशन, फंक्शनल फोरमैनशिप, टाइम/मोशन स्टडी। टेलर के कॉन्सेप्ट्स याद रखिए, मेंटल रेवोल्यूशन और टाइम/मोशन स्टडी। हेनरी फेयोल, गैंगप्लैंक, POCC, स्केलर चेन। हेनरी फेयोल का नाम सुनते ही गैंगप्लैंक, POCC और स्केलर चेन याद आना चाहिए। मैक्स वेबर, लीगल रैशनल अथॉरिटी, आयरन केज, इम्पर्सनैलिटी। मैक्स वेबर यानी ब्यूरोक्रेसी के साथ लीगल रैशनल अथॉरिटी, आयरन केज और इम्पर्सनैलिटी जुड़े हैं। एल्टन मेयो, हॉथॉर्न इफेक्ट, सोशल मैन, इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स। एल्टन मेयो का रिलेशन हॉथॉर्न इफेक्ट और सोशल मैन वाले आइडिया से है। चेस्टर बर्नार्ड, जोन ऑफ इंडिफरेंस, कंट्रीब्यूशन सैटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम। चेस्टर बर्नार्ड को उनके जोन ऑफ इंडिफरेंस और कंट्रीब्यूशन सैटिस्फैक्शन थ्योरी के लिए जाना जाता है। हर्बर्ट साइमन, बाउंडेड रैशनैलिटी, सैटिस्फाइसिंग डिसिजनल एनवायरनमेंट। और हर्बर्ट साइमन के कॉन्सेप्ट्स हैं बाउंडेड रैशनैलिटी और सैटिस्फाइसिंग यानी बस गुड इनफ डिसीजन लेना। इस टाइमलाइन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे जरूरी किताबों को देखिए। क्रूशल पब्लिकेशंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1903 शॉप मैनेजमेंट, F.W. टेलर। 1911 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर। टेलर ने 1903 में शॉप मैनेजमेंट और 1911 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखी। 1916 जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, हेनरी फायोल। 1916 में फायोल की फेमस किताब पब्लिश हुई। 1938 द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बार्नार्ड। बार्नार्ड की किताब फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में आई। 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, हर्बर्ट साइमन। और साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में आई। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इसे ध्यान में रखें। एग्जाम टिप, नोट द शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1910s to executive functions 1930s to administrative behavior 1940s, mirroring the shift from classical to modern theory। इस टाइमलाइन का सबसे जरूरी हिस्सा है बुक के टाइटल्स का शिफ्ट होना। देखिए कैसे नाम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से बदलकर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हुआ। यह दर्शाता है कि थ्योरी कैसे क्लासिकल से मॉडर्न की तरफ शिफ्ट हुई। और आखिर में 1 minute रिवीजन समरी। 1900s classical, the machine, designing the perfect structural machine, focus on rigid principles, hierarchy and maximum efficiency। 1900s में classical theory आई। उनका फोकस सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाने पर था जो मशीन की तरह काम करे और मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। 1930s नियोक्लासिकल, the human, discovering the human element, focus on social dynamics, informal groups and psychological motivation। 1930s में नियोक्लासिकल आई जिसमें इंसान को महत्व दिया गया, उसकी साइकोलॉजी और इनफॉर्मल ग्रुप्स को समझा गया। 1950s प्लस मॉडर्न, द सिस्टम, acknowledging complexity, focus on the organization interacting with its environment, bounded decision making and adapting to contingencies। 1950s के बाद मॉडर्न थ्योरी ने माना कि ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्लेक्स होती हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती हैं और सिचुएशंस के अनुसार अडेप्ट करती हैं। The administrator's final takeaway: an effective modern administration blends structural efficiency, Weber, Fayol, with human empathy, Mayo, Barnard, while dynamically adapting to its environmental contingencies, Simon, systems। एक एडमिनिस्ट्रेटर का फाइनल टेक अवे ये होना चाहिए: एक प्रभावी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वही है जो वेबर और फेयोल की स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी को ले, उसमें मेयो और बार्नार्ड की इंसानियत या ह्यूमन एम्पैथी डालें और इन सबको साइमन के सिस्टम्स के अनुसार डायनामिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने टेलर की एफिशिएंसी से लेकर मेयो के ह्यूमन रिलेशंस और साइमन की बाउंडेड रैशनैलिटी तक सब कुछ कवर कर लिया है। ये सभी थियोरीज और थिंकर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सब का अच्छे से रिवीजन किया जाना चाहिए। पर क्लास खत्म करने से पहले एक सवाल: क्या आज के एआई और डिजिटल युग में भी फायोल और वेबर के क्लासिकल नियम उतने ही प्रभावी हैं, या हमें एक नई डिजिटल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।